नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। वक्त देशित का है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। खबरों का मेन्यू कार्ड एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 8 बजे हम सबसे पहले आपको क्या दिखाने जा रहे हैं कवर स्टोरी में। अब रेडीमेड टूल किट पर राजनीति, रेडीमेड टूल किट तैयार करके दी गई, यह हम आपको दिखाएंगे। और आगे आपको दिखाएंगे स्पेस रेस का राउंड 2 8/27। सबसे पहले हेडलाइंस। जासूसी मामले में कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। बीजेपी ने आरोपों को बताया स्तरहीन। पूछा राजनीति का सुपारी एजेंट कौन। जासूसी मामले में संसद में हंगामा, सरकार का आरोपों से इंकार। आईटी मंत्री बोले मॉनसून सत्र से पहले जासूसी टूलकिट संयोग नहीं प्रयोग। संसद के दोनों सदनों में हंगामा, नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए पीएम मोदी। कहा विपक्ष की मानसिकता महिला और दलित विरोधी। केरल सरकार के बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन समर्थकों के बीच लामबंदी तेज। पार्टी दफ्तर के बाहर लगे सिद्धू के पोस्टर। कई सांसद और विधायकों के साथ सीएम अमरिंदर सिंह की बैठक। देश में वैक्सीनेशन नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल शाम 6 बजे सभी नेताओं को शामिल होने का न्यौता। वैक्सीन नीति का होगा प्रेजेंटेशन। 0.06% के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर। 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले, 58 लोग ठीक हुए, 3 की मौत। धर्मांतरण जिहाद पर सबसे बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र से गिरफ्तार प्रकाश कावरे ने चीन में धर्म परिवर्तन कर कबूला था इस्लाम। यूपीएस एटीएस को मिले अहम सुराग, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। भारी बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी समंदर, घरों गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान। उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में कई जगह तेज बारिश का अलर्ट। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामना देने के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। ओलंपिक रिंग के रंगों से टीम इंडिया को किया गया चेहरा। देखिए, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर की बहुत ज्यादा चर्चा है, खूब चर्चा है खबर की। आप देखिए, उसको खबर नहीं, आप उसको अफवाह कह सकते हैं। फेक न्यूज होता है ना कि क्योंकि फेक न्यूज 5G की स्पीड से फैलती है। इसको खबर कहीं अफवाह के साथ भी दरअसल ऐसा ही हुआ। अफवाह ये कि भारत सरकार विदेशी एजेंसी के स्पाईवेयर की मदद से, पेगासस की मदद से भारतीय पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों की जासूसी करा रही है। 300 के करीब, जिसमें से 40 पत्रकार। आज आपको इस अफवाह के बारे में हर तथ्य जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, 2 तस्वीर आपके सामने, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने एक ऐसे मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया जिसका अभी तक कोई ठोस आधार ही नहीं नजर आया है। संसद के दोनों सदनों में एक अफवाह के आधार पर सरकार को कामकाज से रोका गया। लोकसभा 3 बार स्थगित हुई, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। सरकार ने इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए कि मॉनसून सत्र से ठीक पहले ये अफवाह जो उड़ाई गई, जो फेक न्यूज फैलाई गई, ये संयोग नहीं प्रयोग है। सरकार ये मानकर चल रही है। वैसे संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। तीखे से तीखा सवाल विपक्ष पूछे, लेकिन जवाब भी सुनना चाहिए विपक्ष को, ये कहा था प्रधानमंत्री ने आज। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का विपक्ष पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि विपक्षी दलों के हाथों में संसद सत्र की पूर्व संध्या पर एक टूल किट थमा दी गई थी। ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग था। मतलब सोचिए, मॉनसून सत्र से ठीक पहले ये खुलासा। It is evident, Honorable Chairman Sir, Speaker Sir, that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. Honorable Speaker Sir, let us look at India's established protocols when it comes to surveillance. I am sure my colleagues in the opposition who have been in government for years
are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. ये प्रयोग इस बार देसी गैंग नहीं बल्कि एमएनसी टाइप गैंग के साथ मिलकर किया गया है। पूरा इंटरनेशनल फील दी गई है इसे। देखिए, इस बार विपक्षी दलों के लिए ऐसी रेडीमेड टूलकिट तैयार की गई जिसका मकसद ही भारत को बदनाम करना था, भारत की सरकार को बदनाम करना और भारत की संसद के कामकाज में व्यवधान, बाधा पैदा करना था। इस टूलकिट का पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि जिस रेडीमेड टूलकिट को लेकर विपक्ष के नेता इन दिनों संसद में घूम रहे हैं वो दरअसल है क्या। दरअसल 19 जुलाई मतलब आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और ठीक इसके एक दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर आई जिसका एक सिरा भारत से भी जोड़ने की कोशिश की गई। संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले, टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा, पेगासस जासूसी की खबर क्या है देखिए। फॉरबिडन स्टोरीज नाम के एक मंच से खबर छापी गई मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले कि दुनिया के 20 देशों में 180 पत्रकारों की जासूसी की गई थी। ये जासूसी इजराइल की NSO ग्रुप नाम की कंपनी की मदद से कराई गई, जिसमें पत्रकारों के मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर डाला गया। इसी खबर में यह अफवाह भी उड़ाई गई कि 2017 से 2019 के बीच भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी कराई गई। यह जासूसी संभवतः भारत सरकार ने कराई। यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर फ्लोट की गई मॉनसून सत्र से पहले। यह खबर ठीक संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले अफवाह की तरह फैली। भारत देश के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ जो ताकतें देश से विदेश तक काम करती हैं वो अचानक से एक्टिव हो गई। भारत सरकार पर निराधार सवालों की बौछार होने लगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि पेगासस के खुलासे घृणास्पद हैं। अगर सच है तो मोदी सरकार ने संविधान में मिली भारतीय नागरिकों की निजता पर घोर अनर्थ आक्रमण किया। यह ट्वीट इस वक्त प्रियंका वाड्रा का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं, आपके फोन से सब कुछ निराधार। उधर कांग्रेस समेत विरोधी दल के नेता सरकार पर कीचड़ उछालने का इशारा पाकर बयानबाजी करते घूमने लगे। सुनिए। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना और बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। आप सोचिए ना, परसों एक खबर आई थी कि कई मीडिया पोर्टल्स को चीन से फंडिंग की, उस पर विपक्ष ने जांच की बात नहीं की कि चीन से फंडिंग आ रही है। लेकिन कल ये खबर आ गई, परसों वाली खबर दब गई। विपक्ष ने इस रेडीमेड टूलकिट को इतना सीरियसली ले लिया कि संसद में कोई कामकाज नहीं होने दिया। झूठे मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर भारत की सरकार पर आरोप लगाए गए। एक विदेशी पोर्टल पर छपी तथ्यहीन खबर को लेकर भारत को बदनाम किया गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समझिएगा, इस पूरे विवाद के 3 पक्ष हैं। एक है जिसने ये फेक न्यूज फैलाई, दूसरा क्या फेक न्यूज फैलाई, और तीसरा किसके बारे में फैलाई गई। 3 पक्ष हैं। इसमें जिसने खुलासा किया, ये जो फेक न्यूज फैलाई, वो फॉरबिडन स्टोरीज नाम का एक मंच है जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने का दावा करता है। 10 देशों में 17 मीडिया आउटलेट्स के 80 पत्रकारों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की।
फॉरबिडन स्टोरीज ने दावा किया कि उसके पास इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से लीक हुए 50,000, यहां सुनिएगा बहुत ध्यान से, 50,000 मोबाइल फोन नंबर्स का डेटा है। 50,000, इसमें से मात्र 50,000 में से सिर्फ 67 मोबाइल फोन का फोरेंसिक अध्ययन एमनेस्टी इंटरनेशनल, अच्छा किया भी किसने, एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब में किया गया। तो यह पता चला कि इनमें पेगासस स्पाईवेयर था। 50,000 में से 67 का किया गया। अब जिसका नंबर 50,000 में था सब ये दावा कर रहे हैं उसकी भी जासूसी हुई, उसकी भी जासूसी हुई, लेकिन 50,000 में से सिर्फ फोरेंसिक एग्जामिनेशन से 67 का किया गया। रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि दुनिया के 20 देशों में 180 पत्रकारों की जासूसी कराई गई और यह जासूसी इजराइल की एनएसओ ग्रुप के ग्राहकों ने कराई थी। अब आपको फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट में लिखी वो लाइन दिखाते हैं जिसमें रिपोर्ट तैयार करने वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि भारत सरकार ने जासूसी कराई है। ये उस रिपोर्ट की लाइनें हैं, ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि जिन 40 भारतीय पत्रकारों की, ये देखिए इसको पढ़िएगा बहुत ध्यान से, जिन 40 भारतीय पत्रकारों की कथित जासूसी कराई गई उसमें ऐसा लगता है कि एनएसओ ग्रुप का ग्राहक भारत सरकार था, ऐसा लगता है। ये लाइनें देखिए साफ लिखा है कि 40 इंडियन जर्नलिस्ट सेलेक्टेड एज टारगेट्स ऑफ एन एनएसओ क्लाइंट दैट अपीयर्स टू बी द इंडियन गवर्नमेंट, दैट अपीयर्स टू बी द इंडियन गवर्नमेंट। उनको भी पक्का नहीं है, शक है, अपीयर्स टू बी, लगता है। पहले तो तथ्यहीन, दूसरा पक्का नहीं। मतलब रिपोर्ट तैयार करने वाले के पास कोई सबूत नहीं है कि भारत की सरकार ने जासूसी कराई या भारत की सरकार ने ये पेगासस लिया, स्पाईवेयर। भारत की सरकार ने भी संसद के रिकॉर्ड पर यही कहा कि फोन टैपिंग के आरोप सरासर बेबुनियाद है। Press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. भारत सरकार के, भारत के बयान से साफ हो गया कि फॉरबिडन स्टोरीज ने जो 50,000 शब्दों की रिपोर्ट छापी, जिसमें सिर्फ 12 लाइनों में भारत के बारे में सारे कथित तथ्य भी रख दिए गए, सिर्फ 12 लाइनों में बयान भी रख दिए गए, दावे भी कर दिए गए और सफाई भी छाप दी गई। उसी 12 लाइनों के रेडीमेड टूलकिट को लेकर विपक्षी नेता हंगामा करते रहे। वो खुद श्योर नहीं है कि भारत सरकार उसका क्लाइंट है या नहीं है। फॉरबिडन स्टोरीज की इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो 50,000 मोबाइल फोन का कथित डेटा उनके पास है, उसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका ये मतलब है कि जो 50,000 मोबाइल फोन का कथित डेटा उनके पास है, वो 50,000 मोबाइल नंबर, उसका ये मतलब नहीं है कि जितने नंबर्स हैं उन सबके फोन की जासूसी हुई है। वो ये लिख रहा है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिन जिन के नंबर्स इसमें हैं उसका ये मतलब नहीं है कि सबकी जासूसी हुई है। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो वेदर अ स्पेसिफिक फोन नंबर अपीयरिंग इन द लिस्ट वाज सक्सेसफुली कॉम्प्रोमाइज्ड विदाउट एनालाइजिंग द डिवाइस। लिखा हुआ है जिसके नंबर है, पक्का नहीं है, लेकिन यहां सबको लग रहा है हुई है, फोन टैपिंग हुई है, जासूसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इसे लिंक करता है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि उसने 50,000 में से सिर्फ 67 मोबाइल फोन की जांच कराई। 50,000 में से सिर्फ 67, उसमें भी 33% फोन में पेगासस स्पाईवेयर नहीं मिले। अब सोचिए, 50,000 में से सिर्फ 40 नंबर हैं जो भारत के कथित पत्रकारों के बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार ने पत्रकारों की जासूसी करा दी। और जो दावा कर रहा है वो भी फॉरबिडन स्टोरीज, वो भी ये नहीं बता रहा है कि 50,000 में से 67 कराई, 67 में से 33% के अंदर ये मिला है, यानी कि जो 40 भारत के पत्रकार हैं उनकी जासूसी हुई है। ये दावा ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी नहीं कर रहा है। जिस एनएसओ ग्रुप के लीक हुए डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट छापी गई है, उसका कहना है रिपोर्ट गलत धारणा और अपुष्ट सिद्धांतों पर बनी है। रिपोर्ट के सूत्रों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह है। रिपोर्ट के तथ्यों का कोई वास्तविक आधार नहीं है। रिपोर्ट के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, सब हवा हवाई है। एनएसओ ग्रुप रिपोर्ट का खंडन करता है। ये एनएसओ ग्रुप मतलब जिस पर आरोप है कि उसके स्पाईवेयर से कराई गई, वो भी कह रहा नहीं है।
और एनएसओ ग्रुप झूठी रिपोर्ट जारी करने वालों पर मानहानि का केस करने पर भी विचार कर रहा है। अब आप सोचिए, जिस 50,000 मोबाइल फोन के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट बनी, एनएसओ ग्रुप कहता है कि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जासूसी किसने कराई, इसका कोई तथ्य सबूत नहीं है। मतलब आप सोचिए ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मतलब इन लोगों ने किस तरह से कुनबा जोड़ा। और इस कांड के भारतीय भागीदार अपने प्रतिनिधियों को संसद और सरकार के कामकाज को रोकने के लिए खड़े कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी टूल किट कह लीजिए, मॉनसून सत्र से ठीक पहले। देशहित में अब हम आपको संसद के दोनों सदनों में मॉनसून सत्र के पहले दिन किस तरह विपक्ष ने हंगामा करके कई परंपराएं तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष से तीखे सवाल पूछने को कहा था और सरकार के जवाब को शांति से सुनने की नसीहत भी दी थी, लेकिन विपक्ष ने तो शोर मचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रिपरिषद में शामिल नए सदस्यों का परिचय तक नहीं करवाने दिया। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और संसद में आज महत्वपूर्ण बिलों से संबंधी कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष जी, మధ్యల గురుమూర్తి అను నేను లోకసభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున कर्नाटक श्रीमती मंगल सुरेश अंगाड़ी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में नवनिर्वाचित संसद सदस्यों ने शपथ ली। इसके फौरन बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों के परिचय की परंपरा निभाने के लिए आमंत्रित किया। माननीय प्रधानमंत्री, और इसी के साथ विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा में शोर मचाना शुरू कर दिया। गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। Honorable Prime Minister would like to introduce the new Council of Ministers. After that, पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके बाद खुद लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को सदन की परंपरा याद दिलाते हुए नए मंत्रियों के परिचय के बाद मुद्दे उठाने की बात की। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। लेकिन विपक्षी सांसदों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और लोकसभा में प्रधानमंत्री के नए मंत्रियों के परिचय कराने के लिए खड़े होने के बाद शोर लगातार बढ़ता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और बोलना शुरू किया और पहले बताया कि शोर मचाने वाले, परंपरा को तोड़ने वाले सदस्यों ने क्या नहीं होने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया आखिरकार परिचय की परंपरा को तोड़ने के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है। शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। का निधन पुणे में प्रधानमंत्री लोकसभा से चले गए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन की गरिमा और परंपरा को तोड़ने के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब आपको एक और खतरे से आगाह करने का वक्त है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आगाह कर रहे हैं कि लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। कई राज्यों की सरकारें सख्त कदम उठा रही है। आस्था उपासना की परंपरा तक पर रोक लगाई जा रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने शिव उपासना कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी। उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा रोक दी। श्रद्धालुओं ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए संयम रखने का फैसला किया। कावड़ यात्रा बंद नहीं हुई। लेकिन हमारे देश में ही एक ऐसा राज्य है जिसके गैर जिम्मेदाराना फैसले का अंजाम पूरा देश भुगत सकता है। केरल में बकरीद पर 3 दिन की बंपर मार्केटिंग की छूट दे दी गई है। केरल में कोविड की पाबंदियां आप एक तरीके से खत्म कर दी गई है। पूरी रिलैक्सेशन दे दी गई है, ढील दे दी गई है। लोगों को बाजारों में हुजूम लगाने को कह दिया गया है, इजाजत दे दी गई है। यह सब उस प्रदेश में हो रहा है जो आज देश में कोरोना के मामले में नंबर 1 है। नंबर 1। रोज 13 से 14 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में जितने आ रहे हैं उसमें से 40% केरल से आ रहे हैं। वहां बकरीद पर मजहबी डिस्काउंट दे दिया गया। क्या यह सरकारी छूट भारतवर्ष को कोरोना की तीसरी लहर की तरफ नहीं धकेलेगी? क्या बकरीद पर बाजार खोलने की छूट कोरोना विस्फोट को महाविनाशक नहीं बना देगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। अब कल फैसला होगा कि बाजार क्यों खुल रहे हैं, लेकिन तब तक तो खुल चुके होंगे। सवाल आपके मन में भी उठ सकता है कि क्या केरल में जो जानबूझकर बाजार खोले गए हैं उससे कोरोना का महाविस्फोट नहीं होगा? क्या यूपी के मुकाबले केरल में डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाया गया? हिपोक्रेसी नहीं है क्या? देखिए, कोरोना के सबसे ज्यादा केस 24 घंटे में 13,956 केस कहां से? केरल से। पॉजिटिविटी रेट पूरे इंडिया का 3% के आसपास है, नेशनल एवरेज। केरल में जानते हैं 10.96, लगभग 11%। एक्टिव केस भी अगर हम आपको बताएं तो 1.25 लाख से ज्यादा है। पूरे देश में 4,20,000 के आसपास है, 1.25 लाख अकेले केरल में है। सभी 14 जिलों में संक्रमण, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। कोरोना के सबसे कम संक्रमण, ये यूपी की बात कर रहे हैं हम। सबसे कम संक्रमण उत्तर प्रदेश में, 24 घंटे में 40 केस आए, लेकिन कावड़ पर रोक। पॉजिटिविटी रेट 0.02%, लेकिन कावड़ पर रोक। एक्टिव केस सबसे कम 1,188, लेकिन कावड़ पर रोक। 55 जिले कोरोना मुक्त, लेकिन कावड़ पर रोक। लेकिन जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, 13-14 हजार लगातार मामले आ रहे हैं, वहां पर बकरीद पर बाजार खोलने की छूट क्यों? लोगों को परेशान कर रहा है यह सवाल। उसका अंदाजा आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चिट्ठी से भी लगा सकते हैं। आईएमए ने चिट्ठी लिख दिया बकायदा, बकरीद पर धार्मिक समारोह की इजाजत देना गलत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल इमरजेंसी के वक्त ऐसा फैसला लेना ठीक नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, केरल सरकार कोरोना प्रोटोकॉल की गंभीरता को समझे, दूसरी लहर में तबाही देखने के बाद जिम्मेदारी समझें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इतना परेशान क्यों है, उसे समझने के लिए आपको पूरे देश और केरल का कुछ आंकड़ा देखना चाहिए, जहां कोरोना के हर 100 में से 36 मरीज केरल में मौजूद हैं। भारत में 38,164 नए केस आए, 499 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 2.61%, एक्टिव केस 4,21,000। ये पूरे इंडिया का मैंने आपको बताया। अब सिर्फ केरल में देखिए, लगभग 35 से 40% केसेस केरल में, मतलब 40,000 टोटल हैं तो 13,956, लगभग 14,000 केसेस केरल। 81 मरीजों की मौत केरल। नेशनल एवरेज 3% से कम पॉजिटिविटी रेट केरल में 10.96%। ओवरऑल केसेस 4,20,000 ऑल ओवर इंडिया। एक्टिव केसेस 1.25 लाख केसेस केरल। और इस हालत में भी केरल में बकरीद के बाजार खोलने की इजाजत दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने कोरोना पर कंट्रोल कर लिया, फिर भी वहां की सरकार ने एहतियात बरतना जरूरी समझा। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट था। ऑरेंज अलर्ट में दिल्ली में ऐसी जोरदार बारिश हुई कि राजधानी हर बार की तरह पानी पानी हो गई। आपको दिल्ली के द्वारका इलाके की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। आपको ये दिखाना चाहते हैं इस तस्वीर में किस तरह से एक कार सड़क में समा गई। दरअसल बारिश के कारण पहले सड़क पर 8 फीट गहरा गड्ढा हुआ और उस गड्ढे में ये कार समा गई। तो आप देख रहे थे तस्वीर में किस तरह ये पूरी कार गड्ढे के अंदर थी। वैसे आपको इस तस्वीर को देखकर एक और तस्वीर याद आई होगी जो कि कुछ दिन पहले मुंबई से आई थी। एक कार गड्ढे में मुंबई में भी समा गई थी। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह एक कार गड्ढे में समाई और फिर उस कार को उस गड्ढे से निकाला गया। 8 फीट गहरा गड्ढा ये बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जिसे नेता अक्सर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा और सपना दोनों दिखाते हैं।
अगली तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की, जहां रेलवे के अंडरपास में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया, रास्ता बंद हो गया। इस पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुल प्रहलादपुर में हर साल बारिश के बाद ऐसे ही हालात बनते हैं। हर बार तस्वीर आती है, कभी अंडरपास के नीचे बस फंस जाती है तो कभी कोई दूसरा वाहन। दिल्ली में वाटर लॉगिंग की वीडियो बनाना और सेल्फी लेना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के इसी अंडरपास की एक वीडियो बनाते हुए 4 लड़के अंदर की तरफ जा रहे थे, जिसमें से पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से, भारी वाटर लॉगिंग होने की वजह से इस रोड को बंद कर दिया गया था आम यातायात के लिए, और पानी इतना ज़्यादा जमा था कि एक युवक इसके अंदर डूब गया, जिसे बाद में गोताखोर और पुलिस की मदद से निकाला, इसकी मौत हो गई। अब एक और तस्वीर दिल्ली के नरेला इलाके की। भारी बारिश की वजह से इलाके में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। लोगों को इसी पानी में से होकर गुजरना पड़ा। कई दुकानों में ये पानी चला गया। दिल्ली से आगे बढ़ेंगे। ये तो दिल्ली की तस्वीर है जहां पर ऑरेंज अलर्ट था, और ऑरेंज अलर्ट में क्या हाल हुआ है राजधानी का वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं गुरुग्राम की तस्वीर है। हालात वहाँ भी कुछ बेहतर नहीं। लोग किस तरह कई फीट पानी में से होकर गुजर रहे हैं देख सकते हैं। गुरुग्राम का ये शीतला माता मंदिर रोड, 4 फीट तक पानी इस पर। लोगों को इसी जल जमाव के बीच से होकर जाना पड़ा। इस इलाके को लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी पार किया। तो दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाई, गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखाई। अब देश के दूसरे हिस्सों की भी बात करते हैं। मॉनसून का ब्रेक आज फेल हो गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा है। कहीं पुल टूट गए हैं, कहीं सड़कें ढह गई। कोई जान खतरे में डाल रहा है तो किसी का घर बाढ़ की चपेट में है। बारिश भी बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलें भी। ये तस्वीर झारखंड के लातेहार जिले की है। भारी बारिश के बाद स्थानीय नदी उफान पर है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन इसके आगे की लापरवाही देखिए। एक ट्रैक्टर ड्राइवर इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। साथ में ट्रॉली भी है, जिस पर सामान के साथ कुछ लोग भी सवार हैं। ड्राइवर को लगा कि तेज रफ्तार में ट्रैक्टर नदी से पार हो जाएगा, लेकिन जलस्तर और बहाव इतना था कि ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर बीच में ही बंद हो गया। कोशिश की गई कि किसी तरह वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन इससे पहले ही ट्रॉली पलट गई। लापरवाही ने जान खतरे में डाल दी। बाद में ट्रैक्टर सवार लोगों ने तैरकर और स्थानीय लोगों की मदद से जान बचाई। मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। यह हादसा नवी मुंबई के शिलपाटा में हुआ। इनोवा कार पानी के बहाव में तिनके की तरह बहती दिखाई दे रही है। इस दौरान कार में 2 लोग भी सवार थे। कार डिवाइडर से टकराई और तभी स्थानीय लोगों ने कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुंबई के अलावा पालघर, रायगढ़ और ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये तस्वीरें खारघर की हैं, जहां कुछ लोग पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। भारी बारिश के बाद नदी नहरों का जलस्तर बढ़ गया और करीब 120 लोग यहां पर फंस गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि मुश्किल हालात में ये कितना बड़ा रेस्क्यू था। पहाड़ी की एक तरफ सिर्फ फंसे हुए लोगों की ही भीड़ दिखाई दे रही है, जिसके बाद खारघर की फायर फाइटर टीम ने रस्सी और सीढ़ी की मदद से एक एक करके इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। 2 पहाड़ियों के बीच सीढ़ी लगाई गई है। नीचे पानी का तेज बहाव है। रस्सी पकड़कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। खारघर के इस पिकनिक स्पॉट पर जाने वाली मुख्य सड़क बंद थी, जिसके बाद ये लोग जंगल के दूसरे रास्ते से यहाँ तक पहुँचे। इनमें 78 महिलाएं और कुछ बच्चे भी थे। मॉनसून जैसे जैसे सक्रिय हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
ये राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है। नदी नहरें उफान पर है, पानी सड़कों से होकर बह रहा है, लिहाजा रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। पानी का तेज बहाव है और सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। तभी दो शख्स सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक बुजुर्ग भी है। तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और दोनों लोग पानी में बह गए। एक बार फिर देखिए, कई बार आप खतरे के पास खुद चले जाते हैं। ये तस्वीर ऐसा ही कुछ बयान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे राजस्थान में बारिश इसी तरह जारी रहने वाली है। तो मानसून हर साल आता है और ऐसी तस्वीरें भी हर साल आती हैं और हर बार प्रशासन और सरकारों के वादे भी आते हैं कि अगले साल से ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी, लेकिन इन तस्वीरों पर ब्रेक नहीं लगता है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.